हेलो फ्रेंड्स, संविधान की क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम संविधान की 3 क्लासेज डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, क्लास जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन क्षेत्राधिकार शक्तियों का उल्लेख है? दोस्तों, इसका आंसर है संविधान के भाग 6 में। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक उच्च न्यायालय के गठन क्षेत्राधिकार शक्तियों का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये कैसे करते हैं नियुक्ति? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व राज्यपाल के परामर्श के द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। जिस भी राज्य के हाई कोर्ट के वो जज होंगे, उन्हें वहाँ के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों, ये क्या है आयु? इनकी आयु है 62 वर्ष। 62 वर्ष की आयु में के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? दोस्तों, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। और कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है? अनुच्छेद 215 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। 2.5 लाख रुपए प्रति माह। दोस्तों, वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है एक नया क्वेश्चन। तो इसलिए वेतन जो है आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लेकर आऊँगा वेतन के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2.25 लाख रुपए प्रति माह। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका होता है 2.5 लाख रुपए, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका होता है 2.25 लाख रुपए। आप लोगों को याद रखने हैं दोनों ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में कुल कितने न्यायालय हैं? दोस्तों, भारत में वर्तमान में 25 न्यायालय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है? दोस्तों, ये है अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद नंबर 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, यानी कि अटॉर्नी जनरल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? दोस्तों, ये हैं अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। इन्हें भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। चलो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है। उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 88 के अनुसार ये सारी डिटेल है। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़ लेना, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, ये है
अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। दोस्तों ये महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य में होता है और जो महान्यायवादी होता है वो सेंटर में होता है, केंद्र में। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, उसके इक्विवेलेंट राज्य में महाधिवक्ता होता है। ये आपको याद रखना है। तो महाधिवक्ता की डिटेल कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 165। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? यही दोस्तों अभी हमने जिक्र किया था इसके बारे में। राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। ऐसे ही केंद्र का जो होता है विधि अधिकारी कौन होता है? वो होता है अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार किसे प्राप्त होता है? ये हैं महाधिवक्ता। राज्य में महाधिवक्ता, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन कौन करता है? दोस्तों करते हैं महाधिवक्ता। ऐसे ही जो केंद्र द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन कौन करता है? वो महान्यायवादी होता है। तो आप लोगों को दोनों का डिफरेंस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? दोस्तों यह कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि जिन्हें कैग भी बोलते हैं, CAG। तो इसमें महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद नंबर 148। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इसे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है? दोस्तों ये है भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? दोस्तों राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता। ये आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता, ये राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्य का जो राज्यपाल होता है वो होता है। इम्पोर्टेंट, नोट कर लेना इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 153। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल के लिए कितनी आयु का होना आवश्यक है? दोस्तों राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों राज्यपाल अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। इम्पोर्टेंट है ये भी दोस्तों, इसे नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राज्यपाल को पद की शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? दोस्तों राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। कितना होता है राज्यपाल का वेतन? 3.5 लाख रुपए प्रति माह। इम्पोर्टेंट, मार्क कर लेना इसे और नोट कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या राज्यपाल मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। दोस्तों राज्यपाल मृत्यु दंड में क्षमादान नहीं कर सकता। इसका अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी मृत्यु दंड को क्षमादान कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल का निर्माण किस किस से मिलकर होता है? ये होता है दोस्तों, राज्य के विधानमंडल का निर्माण होता है राज्यपाल और 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद। कौन कौन होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन्हें मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? दोस्तों ये भारत के 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद कार्य करती हैं। कौन कौन से हैं ये? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना, आप इसे नोट कर लेना। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद कार्य कर रही है, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। दोस्तों विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है वो कौन सा होता है? विधान परिषद। स्थायी सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, वो भी स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। इसी तरह राज्य में क्या होता है? विधान परिषद। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, और ये राज्य का स्थायी सदन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा किस प्रकार का सदन होता है? विधानसभा, दोस्तों विधानसभा निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन है। और विधान परिषद है आपका उच्च सदन, और उसे भंग नहीं किया जा सकता। तो नोट कर लेना दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लेना दोनों ही क्वेश्चन को। जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। और जो विधान परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा कितनी है? दोस्तों विधानसभा का सदस्य के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों कौन करता है निर्णय? ये करता है विधानसभा अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो सेंटर में होता है, जो धन विधेयक होता है, उसका धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों उसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इस कौन सा सेंटर का है और कौन सा राज्य का है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप नोट कर लेना। जो सारनाथ से प्राप्त किया हुआ अशोक स्तंभ है वही हमारा देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? दोस्तों इसे वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे हुए आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को
22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वेरी इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों को नोट कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या होता है? दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इम्पोर्टेंट करके आप इसे मार्क कर लेना। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, ये है ध्वज की चौड़ाई व लंबाई। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से भी दे सकता है, पहले लंबाई दे सकता है फिर चौड़ाई दे सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। चौड़ाई तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी, मतलब कम ही होगी, लंबाई ज़्यादा होती है ना फ्लैग की, जो हमारा तिरंगा होता है। तो अनुपात क्या रहता है उसका? 2:3। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसे सूंस भी कहा जाता है। इसे भी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? दोस्तों जनगण मन को, जो हमारा राष्ट्रगान है, इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? दोस्तों राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन सी कृति के लिए मिला था? दोस्तों इन्होंने लिखी थी गीतांजलि। गीतांजलि कृति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों ये कौन सा अधिवेशन था? ये था कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान का उल्लेख है? दोस्तों ये कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 40। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? दोस्तों ये है भाग नंबर 9 और अनुच्छेद 243 कैसे तक। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंचायती राज की व्यवस्था अनुच्छेद संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 कैसे तक इसका जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का उद्घाटन कब किया गया था? दोस्तों पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। कौन सा जिला था राजस्थान का? नागौर। ये भी याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के गठन की व्यवस्था की गई है? दोस्तों ये है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज जो है इसे 3 कौन से भागों में बांटा गया है? सबसे लोअर लेवल पर कौन सा आता है? ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर कौन सा आता है? पंचायत समिति। जिला स्तर पर कौन सा आता है? जिला परिषद। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को नोट कर लेना है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो राज्य के पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के गठन की व्यवस्था की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है? दोस्तों ये हैं नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इनमें पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट करके आप इसे भी मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।